would have watched my previous videos, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी। और इस वक्त हम डायरेक्ट की बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपने अब तक जो पढ़ा वो सारे रूल्स पढ़ लिए। तो मैंने आपको जो जनरल बातें बताई कि व्हेन एवर यू आर टू चेंज अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, आपको देखना है दो चीजें। फर्स्ट, सी टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यानी जिसमें कि एक स्पीकर है और एक लिसनर है, वो किस टेंस में बोल रहा है, इसका हमें टेंस समझना है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो व्हाइल कन्वर्टिंग द डायरेक्ट फॉर्म इनटू द इनडायरेक्ट वन, वी नीड नॉट टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। यानी हमें रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में टेंस नहीं बदलना है अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है। सेकेंड थिंग, अगर ये पास्ट टेंस में है तो फिर हमें टेंस बदलना है, तो ये चीज हम टेंसेस देखते हैं। तीसरी चीज ये बताई गई कि अगर ये प्रेजेंट टेंस में है बट हो क्या रहा है, बट जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, किसी की आदत है, कोई सेइंग है, किसी फेमस व्यक्ति की कोई बात है, तो ऐसे केसेस में भी हम टेंस नहीं बदलते। ये तीन रूल जो हमने पढ़े हैं उसका इस टेंस से रिलेशन है। और सेकेंड थिंग हमें क्या करना है, सेकेंड थिंग हमें देखना है सी प्रोनाउन। प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो स्पीच है, जो कुछ भी बोला जा रहा है उसके हमें प्रोनाउन देखने हैं। क्यों? क्योंकि एक रूल आपको बताया गया SON बाई 1 2 3। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीन पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, वेयर थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी फर्स्ट पर्सन अगर प्रोनाउन है, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या बोल रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन हम कैसे समझ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आई वी फर्स्ट, यू सेकेंड, यानी जब भी फर्स्ट पर्सन की बात होगी तो प्रोनाउन के रूप में आई और वी होगा, सेकेंड पर्सन की बात होगी तो यू होगा। तो यू हैव थ्री प्रोनाउंस। कौन कौन से? आई, वी और यू। अब आई, वी और यू को छोड़कर बाकी जो भी प्रोनाउंस आते हैं, यानी ही, शी, इट, दे या और कोई भी जितने भी प्रोनाउंस आते हैं, दे ऑल आर थर्ड पर्सन, वो सब थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन नो चेंज का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। यानी कि आई, वी और यू, इसके फॉर्म्स हमें इसमें चेक करने हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं पर है तो दे आर टू बी चेंज्ड, उन्हें बदलना है और उन्हें बदला जाना चाहिए। इसलिए हमें आई, वी और यू के सारे फॉर्म्स चेक करने हैं। ठीक है। फिर इट डजंट मैटर को सब्जेक्टिव केस का आई और वी है, या ऑब्जेक्टिव केस का मी या अस है, या पजेसिव केस का माई, माइन, या फिर और आर्स है, या फिर यू, योर्स है। क्लियर? यानी किसी भी फॉर्म में अगर है तो हमें इसे चेंज करना है। अगर फ्रेंड्स हमने ये दो चीजें ध्यान में रख ली तो हमारा नरेशन 100% सही हो जाएगा। क्योंकि बाकी हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली टेंस देखना है और टेंस से रिलेटेड हमें तीन नियम बताए गए, 1 2 और 3। We have been told these 3 rules related to tense। तो अगर हम टेंस देखेंगे तो हमें तीन रूल ध्यान रखने हैं कि अगर ये प्रेजेंट या पास्ट में, प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच का। अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस पास्ट फॉर्म में कर देंगे, यानी इज एम आर है तो वाज वर में हो जाएगा, हैज हैव है तो हैड हो जाएगा, डू डज है तो डिड हो जाएगा। ठीक है। तो उसका पूरा टेंस चार्ट मैंने आपको बता दिया। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी। कोई भी अगर इनडायरेक्ट मिलता है तो आपको खाली दो चीजें ध्यान में रखनी, एक ये और एक ये। अब इसके बाद जो तीसरा काम आपको करना है, वो तीसरा काम आपको ये करना है कि कंजंक्शन देखना है।
कि कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे। अब कंजंक्शन कैसे दिखेगा, जब आप रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन ढूंढ रहे हैं तो आप इसका सेंटेंस भी देख लीजिएगा, टाइप ऑफ सेंटेंस। अब जब इसका सेंटेंस आप देखोगे तो वहां से कंजंक्शन की स्टार्टिंग होगी। अब सेंटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकता है असर्टिव, सेंटेंस हो सकता है इंट्रोगेटिव, सेंटेंस हो सकता है इंपरेटिव, सेंटेंस हो सकता है ऑप्टेटिव और सेंटेंस हो सकता है एक्सक्लामेटरी। ठीक है, और हमने ऑलरेडी इसके साथ यूज होने वाले कंजंक्शंस बता दिए हैं कि असर्टिव के साथ क्या लगता है, दैट लगता है, इंट्रोगेटिव के साथ क्या लगता है, इफ या वेदर लगता है, इफ या वेदर लगता है, और अगर नहीं है क्वेश्चन वर्ड दिया है तो वही क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। इंपरेटिव के साथ टू लगता है या नॉट टू लगाते हैं डोंट वाले में। ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ दैट लगाते हैं और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के साथ दैट लगाते हैं। यानी कि अगर हमने सेंटेंस के टाइप्स देख लिए हैं तो हम बहुत आसानी से कंजंक्शन देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमने टेंस देख लिया है, प्रोनाउन देख लिया और कंजंक्शन भी हमें पता चल गया है, तो बस अब हमें क्या करना है, हमें बस सिंपल उनको एक साथ लिख देना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है और हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था असर्टिव हम बता चुके हैं, आपको इंट्रोगेटिव बता चुके हैं और इंपरेटिव बता चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी की। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम शुरू करेंगे ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास में ऑप्टेटिव सेंटेंस बेस्ड, यानी कि फ्रेंड्स इफ रिपोर्टेड स्पीच इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जो कुछ भी बोला जा रहा है, अगर वो बोली गई बात ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब फ्रेंड्स ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कि हम विश करते हैं या कर्ज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई आपसे नमस्ते करता है तो आप उसे नमस्ते करते हो, कोई कहता है पैर छुए तो आप कहते हो खुश रहो, जैसे लोग कहते हैं ईश्वर करे आप खूब दिन जियो, आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं पर आप नाराज हो जाते हैं तो आप बोलते हैं कीड़े पड़े, है ना, घर में कोई दीपक जलाने वाला ना हो। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं, सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंसेस को हमें बनाना है। अब इन सेंटेंसेस की सबसे खास बात क्या होती है, इन सेंटेंसेस में हमारी हेल्पिंग वर्ब में होती है। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम विश्ड या कर्स्ड का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हम दैट लगा देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मे का माइट हो जाता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और ये हो जाता है हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। चलिए, मे यू लिव लॉन्ग यानी ईश्वर करे तुम खूब दिन जियो। अभी क्या है, विश है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा ही, विश्ड लिख दिया क्योंकि ये विश है तो हो गया विश्ड। अब इसके बाद क्या किया, ऑब्जेक्ट कुछ था नहीं तो यहां क्या लिखा, मे यू लिव लॉन्ग। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टेंस देखा, यहाँ पर सेड यानी पास्ट टेंस था, पहले हमने टेंस देख लिया, यानी इसका हमें टेंस बदलना है, यानी मे का हमें माइट करना है। ठीक है, अब सेकंड थिंग क्या देखनी है, प्रोनाउन देखना है। प्रोनाउन यहां पर कौन सा मिला, यू मिल गया। यू क्या है, सेकंड पर्सन है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज देखनी है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बट यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना हो लेकिन आपको किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसे केस में आप फर्स्ट या थर्ड पर्सन के किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर सकते हो, आप मान सकते हो कि ये बात मुझसे कही जा रही है या उनसे कही जा रही है। इसके लिए मैं आपको बेस्ट वे बताता हूं कि आप अपने सब्जेक्ट को देखिए। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो आप फर्स्ट पर्सन वाले को मानिए, और अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो आप थर्ड पर्सन वाले को मान लीजिए। अपोजिट मानेंगे तो आपको चेंज करने में इजी होगा, इसलिए आपको चाहिए कि आप इस टाइप से ऑब्जेक्ट को कंसीडर करिए जिससे कि आपका सेंटेंस क्लियर सेंस दे सके। अब देखिए, अब क्या लिखा है, ही विज्ड, अब आगे क्या लगाना है, दैट लगाना है। ठीक, अब हमने मान लिया कि मुझे कहा है, तो यू को चेंज करेंगे तो हो गया आई, और लिव का क्या होगा, अब यहां पर माइट हो गया, उसके बाद लिव का लिव और लॉन्ग का लॉन्ग। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या बना, ही विज्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक, अब यहां पर ऑब्जेक्ट हमने क्या माना है, मी मान लिया है। ठीक है, और यू को जब मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। उसी तरह से ये आई यहां पर आया हुआ है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। आप इसे देख लीजिए और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। आपको अगर कुछ डाउट है तो उसे हम कमेंट बॉक्स में नोट करिएगा, हम उसका आपको सलूशन देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जानने के लिए पहले हम आपको यह बता दें कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होंगे कितने टाइप के। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस दो टाइप के होंगे, दो तरीके के होंगे। एक होगा टाइप 1 का ये, और टाइप 1 का 2। हम आपको दोनों टाइप के समझा देते हैं। पहला एक बहुत ही जनरल होता है जिसमें व्हाट या हाउ लगा होता है और उसके बाद एडजेक्टिव दिया होता है। एडजेक्टिव के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है। कई बार इस सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद कई बार यहां पर नाउन और बी वर्ब ये भी दे देते हैं, और कई बार ये नहीं देते, केवल एडजेक्टिव पर ही खत्म कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस पर आ सकता है। अगर वो केवल एडजेक्टिव पर दिया है तब भी वो हो जाएगा, और अगर नाउन और बी वर्ब पर है तब भी वो ठीक है। तो दोनों कंडीशंस इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब मेन चीज ये है कि व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है, एक ऐसा टाइप का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे हाउ डिसगस्टिंग, हाउ डिसगस्टिंग, कितना घृणास्पद। अब टाइप 2 की बात करें तो इसमें एक एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है, इसमें एक एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और फिर एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है, यानी एक पूरा फुल सेंटेंस लिखा होता है। तो स्टूडेंट दो तरीके के सेंटेंस आपके सामने होते हैं। तो जब दोनों तरीके के सेंटेंस आपके सामने हैं और आप इन्हें बदलना है, अब जैसे इसका अगर हम देखें तो हम क्या लिखा, अलास आई एम रूइंग। अब दो तरीके के सेंटेंस हमारे सामने आ गए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दो टाइप के होंगे। अब हमें क्या करना है, इनको चेंज करना है। तो टाइप 1 का स्ट्रक्चर देखिए। टाइप 1 का स्ट्रक्चर कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन सब्जेक्ट, देन एक्सक्लेम्ड, यहां पर आपको एक्सक्लेम्ड लिख देना है, और उसके बाद आपको
exclaimed के बाद आपको लिखना है that, ठीक। और that के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है सब्जेक्ट और फिर बी वर्ब, सब्जेक्ट और बी वर्ब, और उसके बाद आपको लिखना है वेरी और फिर एडजेक्टिव। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस को जब आप बना रहे होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में जो आपका व्हाट या हाउ है इट बिकम्स वेरी, या आपका व्हाट या हाउ इट बिकम्स क्या, वेरी बन जाता है। अब जैसे अगर हम ऊपर वाले सेंटेंस को इसी को बना दें और यहां पर सिंपली केवल लिखते हैं ही सेड, उन्होंने कहा। अब अगर हम इसे बनाएं तो ही का ही रहा, सेड की जगह पर हो गया एक्सक्लेम्ड दैट। अब यहां पर हाउ डिसगस्टिंग है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट और बी वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर आपको नहीं मिला। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप इसे इट वॉज आप इसको मान लीजिएगा इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है। आप इसे मान लेंगे कि आपका सब्जेक्ट इट था और आपने ये चीज मान ली, तो यहां पर क्या हो गया, इट वॉज वेरी, अब क्या है, डिसगस्टिंग। तो क्या सेंटेंस बन गया, इट वॉज वेरी डिसगस्टिंग। अब सपोज करो अगर इसमें कुछ क्वेश्चन होता, जैसे अगर होता कि शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, या हाउ ब्यूटीफुल इज द ताज। फ्रेंड्स, इसमें ज्यादातर लोग इस टाइप से सेंटेंस लिखते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल इज द ताज, लेकिन ये गलत तरीका है। आपको लिखना है यहां पर हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, आप इसको इस तरीके से लिखोगे, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। अब आप इसे अगर बनाओगे तो आप क्या बनाओगे, शी exclaimed that, अब द ताज इज इधर ले आइए, द ताज इज। अब हाउ क्या बन जाता है, वेरी बन जाता है, तो हो गया वेरी और ब्यूटीफुल, क्लियर। अब यहां पर आपको क्या करना है, हमने क्या बताया कि अगर एडजेक्टिव है तो आप सब्जेक्ट इट इज मान लोगे कि आपका सब्जेक्ट इट इज दिया हुआ है। अगर उसमें केवल एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, तो अगर सेंटेंस में नाउन और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप इट इज मान लेते हैं और तब आपसे सारे सेंटेंस बन जाएंगे। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नोट करना है, जिन लोगों ने नोट नहीं किया हो, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे नोट कर सकते हैं। अब अगर हमारा सेंटेंस टाइप 2 का है तो हमें क्या करना है, टाइप 2 वाले सेंटेंस में आप देखते हैं कि एक एक्सक्लेमेशन वर्ड दिया रहता है। अब जो आपका ये एक्सक्लेमेशन वर्ड है ये 3 तरीके की चीजें दिखाता है। क्या, सरप्राइज दिखाता है, कोई सरप्राइज हो गया है, या ग्रीफ दिखाता है यानी दुख दिखाता है, या फिर ये खुशियां दिखाता है, जॉय। तो जॉय माने खुशी या हैप्पीनेस, ग्रीफ यानी दुख को दिखाता है, और ये सरप्राइज को दिखाता है, आश्चर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो 3 फीलिंग है
ये वर्ड केवल इनको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बल्कि इन वर्ड्स का और कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इसलिए इन वर्ड्स को हमें हटा देना है, बाकी सारा काम हमें सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले से कर रखा है। तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे क्लेम्ड, उसके बाद लिखेंगे विद। अब आपका ये जो वर्ड है, अगर वो सरप्राइज शो कर रहा है तो यहां पर ये सरप्राइज लिख दोगे, अगर वो ग्रिफ शो कर रहा है तो यहां पर ग्रिफ लिख दोगे, और अगर ये जॉय कर रहा है तो यहां पर हम जॉय लिख देंगे। तो हम यहां पर इस स्ट्रक्चर के नीचे यहां पर लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे सरप्राइज या ग्रिफ या जॉय, फिर हम लगाएंगे दैट, फिर एज यूजुअल जो हमारा यहां पर था सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसे हमने चेंज किया था हम वैसे ही इसको चेंज करेंगे और ये हो जाएगा हमारा पूरा फुल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसके बाद यहां है, तो ये हो जाता है हमारा पूरा स्ट्रक्चर। अब अगर हम इस सेंटेंस को बनाना है हमें, अब हमने क्या किया कि हमें इस सेंटेंस को चेंज करना है। हमने क्या किया, हमने यहां पर कुछ चीजें ऐड कर दी, हमने यहां पर कुछ चीजें ऐड कर दी। जैसे हमने यहां पर हमेशा की तरह ऐड कर दिया कि ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अलास आई एम रूइंड। अब अलास का मतलब होता है अफसोस। अब जब किसी बात का अफसोस है तो आप आश्चर्य कर रहे हो, या आप दुखी होगे, या आपको खुशी होगी। अफसोस का मतलब दुख होता है, यानी यहां पर अलास दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमने लिखा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, तो ही हो गया। सेड का क्या किया, एक्सक्लेम्ड लिख दिया, आगे लिख दिया विद। अब हमारा अलास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीफ को, तो हमने लिख दिया ग्रीफ। आप इसको सौरो भी लिख सकते हो, ग्रीफ या सौरो कुछ भी लिखो, दोनों वर्ड सही है। एक्सक्लेम्ड विद सौरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। उसके बाद आपने क्या किया, लिख दिया इसमें दैट। अब दैट के बाद क्या हुआ, आई, आई का मतलब चेंज होगा तो हो गया ही, एम के बजाय हो गया वॉज, और रूइंड का रूइंड ही रहा। रूइंड माने होता है बर्बाद होना, यानी कि अफसोस में बर्बाद हो गया। तो अब ये हमारा चेंज्ड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हो जाता है। और तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से हम लोगों ने इन सेंटेंसेस को चेंज किया है। तो यहां पर मैंने जैसे सौरो लिख दिया है, तो आप सौरो या ग्रिफ दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो, चाहे ग्रिफ लिख दो, एक्सक्लेम्ड विद ग्रिफ या एक्सक्लेम्ड विद सौरो, दोनों करेक्ट होंगे। दोनों चीजें समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सौरो वर्ड को भी यूज कर दिया है, दोनों चीजें मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आपको आई थिंक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है और आप और ज्यादा सीखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को दिखाइए, जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इस डाउट्स को क्लियर कर सकें।